बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है बोल का पाकिस्तान, जहां हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस यानी रियल पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट शान-ए पाकिस्तान। कहते हैं लाइफ इज आर्ट, पेंट योर ड्रीम्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट से दूसरों के ड्रीम्स पेंट करते हैं। ऐसी ही एक आर्टिस्ट से आप लोग की मुलाकात करवाती हूँ जिनका टैलेंट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। नुक्तों से मिलकर बनती है एक लकीर और लकीरों से मिलकर बनती है एक तस्वीर। जनाब, इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट पर मौजूद हूँ और अगर आप कभी ज़ैनब मार्केट आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़ैनब मार्केट के कोने पर एक दरख्त के नीचे एक आर्टिस्ट बैठा हुआ काफ़ी सालों से पेंटिंग कर रहा है। इनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, किस वक्त ये यहाँ पर आकर बैठते हैं, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, क्या इनकी मसरूफियात होती हैं, तो आज आपको इस बारे में हम वीडियो दिखाने वाले हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। ज़फ़र भाई, मैं जब छोटा सा था, यकीन करें मैं जब से ज़ैनब मार्केट आ रहा हूँ और तब से मैं आपको इसी जगह पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं ज़ैनब मार्केट कराची सदर से तकरीबन इस जगह पे 40 साल से पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और लोग हमारे पास पिक्चर्स लेकर आते हैं, अपने प्यारों को गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स वगैरह भी बनाता हूँ। मैं पोर्ट ग्रैंड में भी होता हूँ, वहाँ मेरा स्टूडियो है, गैलरी है हमारी, और रात को मैं वहाँ पे होता हूँ, मगरिब के बाद दिन भर मैं यहाँ पे होता हूँ। ज़फ़र भाई, ये बताइए कि स्पेसिफिक एक टाइम मुझे बताइए कि इतने साल ज़फ़र भाई को यहाँ पर हो गए। देखिए, अगर आपको मैं अपनी एक पिक्चर दिखाऊं, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, तो मेरी एक ये पिक्चर लगी हुई है। ये तकरीबन आज से 40 साल पहले मैंने यहीं पे बनाई थी। ये पिक्चर? जी हाँ, ये मैं ही बैठा हुआ हूँ। और ये जो अयूब खान सदर की जो पोर्ट्रेट कंप्लीट है, ये वही पिक्चर है, ये लगी हुई है। और इसका पेपर बताएगा कि मुझे कितने साल हो गए हैं। अब यहाँ पे चाइना सेंटर बन गया। यहाँ पे पहले एक एस महमूद एंड कंपनी होती थी जो ऑफिशियली तस्वीरें खींचते थे कायदे आज़म की और मुख्तलिफ सीनियर्स की, तो उन्होंने से मुझे पिक्चर दी थी, तो ये मैंने बनाई थी। तो ये इस बात का सबूत है और कि मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। यहाँ तक कि एक लड़के ने जैसे तस्वीर बनाई अपनी मंगेतर की, उसका बेटा हुआ और बाद में उसकी शादी होने लगी, उसने अपनी बी वाइफ की पिक्चर्स बनाई और अपने बच्चों की भी बनाई। ज़फ़र भाई, ये बताइए, जो आप पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं, स्केचेस वगैरह बनाते हैं, तो क्या इसके पैसे क्या होते हैं? एक स्केच, एक पोर्ट्रेट की क्या आप पैसे चार्ज करते हैं? हम लोग एक पोर्ट्रेट को 2000 से स्टार्ट करते हैं। एक ज़माना था 20 रुपीज़ से स्टार्ट करा था, वो धीरे धीरे मटेरियल के बढ़ता गया। फिर जैसे जैसे काम की समझ आती रही, एक वक्त था कि पहले एक दिन में 2 पोर्ट्रेट बनाते थे, अब 2 दिन में 1 पोर्ट्रेट बनाते हैं। बजाय इसके कि और फास्ट काम करते, समझ बूझ और उसकी पोर्ट्रेट की डेप्थ का पता चलता रहा, तो और स्लो काम हो गया, लेकिन काम के अंदर और नफासत आ गई और सफाई आ गई। तो ये सिलसिला 2-3 दिन लग जाते हैं और 2000 से स्टार्ट है, 2000, 3000, 5000, 6000। तो इसी तरह जिस किसी की जो बसात है, जो उसका है, दे सकता है, कर लेते हैं। तो आपस में 19-20 भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप जो पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं, माशाल्लाह मैंने आपके हाथ का काम देखा है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार है। तो सिर्फ आप पाकिस्तानियों को बनाकर ये पोर्ट्रेट्स वगैरह देते हैं, जो बाहर ममालिक में लोग मौजूद हैं उनको भी आप बनाकर देते हैं? कि मैं सबका आर्टिस्ट हूँ और मेरा यहाँ बैठने का भी यही मकसद है। कनाडा, अमेरिका, मोरक्को, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हमें तस्वीरें देते हैं और अपने प्यारों की बना के लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपेंसिव है। यहाँ हम लोग तो पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे लेते हैं, जो जायज़ जो हक बनता है। तो वो बहुत सारे मैं काम कर रहा हूँ और हज़ारों पोर्ट्रेट बना चुका हूँ जो बाहर की दुनिया के अंदर लोगों ने जा के गिफ्ट दिए। और मैं इस चीज़ का, इस स्टैंडर्ड का भी ख्याल रखता हूँ कि बाहर जब पोर्ट्रेट बन के जाता है तो उस वक्त ये नहीं कोई कहता कि फ़लाँ ने बनाया है, उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बनाया। तो मुझे अपने मुल्क की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। और जो फॉरेनर्स के मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, स्पेशली मैं हर मुल्क के आर्टिस्टों को स्टडी करता हूँ कि कौन से मुल्क के अंदर किस तरीके से कैसा काम किया जा रहा है और लोग किस तरह का काम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे उनके स्टैंडर्ड्स भी देखने होते हैं
और फिर बनवाने वाला के स्टैंडर्ड को भी हमने रखना होता है, उसने जाके जिसको देना उसका भी स्टैंडर्ड हमें देखना पड़ता है, उस कंट्री का, उन लोगों का। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो एक आर्टिस्ट को यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इतना IQ लेवल हाई होना चाहिए कि वो समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और उसने आगे जाके किसको देना है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी तक सबसे महंगा पोर्ट्रेट कितने का बनाया है और कौन से मुल्क का बनाया है, ये बताइए। देखिए, मैंने एक बाहर से डॉक्टर आए थे तो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, तो वो 70,000 का एक पोर्ट्रेट बनाया था। हाँ बिल्कुल, वो लाइफ साइज पोर्ट्रेट था और वो बनाया था, इंडोर बनाया था। अच्छा ज़फ़र भाई, ये बताइए, जो आप ये पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, स्केचिंग आप करते हैं, तो इसमें जो आपके औजार होते हैं, तो ज़रा एक दफ़ा अपने औजार वगैरह दिखा दें और उनके बारे में बता दें कि आपके पास कौन कौन से औजार मौजूद हैं जिसकी मदद से आप ये पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। अगर आप आयल से बना रहे हैं तो फिर आयल का मटीरियल होगा, ब्रशेज़ वगैरह होते हैं। एक्रेलिक से काम कर रहे हैं तो एक्रेलिक कलर के आपके पास ट्यूब्स होंगी और उसका जो फॉर्मेट है तो वाटर गन वगैरह होती है उसके अंदर। और अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो फिर वो आपको नीचे फर्श के ऊपर लिटा के काम करना है, उसका और स्टैंडर्ड है, उसके लिए ड्राइंग बोर्ड और होते हैं, पेपर और होता है, मटेरियल हर चारकोल बना रहे हैं, पेस्टल से बना रहे हैं आप लोग, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और उसका तमाम चीज़ों का अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, उसमें बना के दे रहे हैं लोगों को। आयल में पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कैनवस के ऊपर बना के दे रहे हैं। अब हमें देखना पड़ता है कि हम किस स्टैंडर्ड किसका काम कर रहे हैं। फौजियों का काम कर रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, हमें बहुत हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। यहाँ जस्ट हम डिटेल पोर्ट्रेट पेंसिल वर्क जो है वो बना रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्केचिंग सीखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हैं, तो वो किस चीज़ पर काम करें कि उनकी वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए? देखिए, बात यह है कि काम सीखने से कम, करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन्हें। और तमाम इस वक्त जो बच्चे देख रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो उनके से यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप किसी भी चीज़ को सामने रख के उसकी लाइव स्केचिंग करने की कोशिश करें कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, उतना आपका काम शार्प होगा। स्लोली करें और सबसे पहले क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, इस चीज़ का ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला फिर आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। कहते हैं तसव्वुर इजाद की बुनियाद है और हम पाकिस्तानी नित नए इजादातों की वजह से दुनिया में माने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नौजवानों से आप लोग की मुलाकात करवाती हूँ जिन्होंने दुनिया का पहला स्मार्ट जूसर इजाद किया है। आइए हम देखते हैं इसका आइडिया कहाँ से आया इसको बनाने का, मशीन का, कि जूसर मशीन ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था और एक हमारे साथ सर रमज़ान थे, 5 लोग। तो बेसिकली हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, एप्टेक गुलशन सेंटर के हम स्टूडेंट्स हैं। तो सर ने बोला कि आप कोई चीज़ ऐसी डेवलप करें जो इस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था IoT बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब हमने देखा कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे कराची के अंदर डिफरेंट सोडा मशीन्स खुल रही हैं जगह जगह, लेकिन वहाँ सब मैनुअल वर्किंग हो रही होती है। कोई भी जाता है मैनुअल वो वर्क होता है, लेकिन हमने सर्वे किया, पहले हमने देखा कि मार्केट के अंदर इस वक्त चल गया है। फिर उस हिसाब से हमारे दिमाग में आइडिया आया, सर से हमने डिस्कस करा, सर से हेल्प ली, सर ने पूछा किस तरह काम होगा, सर ने हमें गाइडलाइन दी, किस तरह हमने वर्किंग शुरू करी। किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से इसको यूज़ करते हो, उसके लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन की, तो किस नाम से वो एप्लीकेशन है, क्या करना पड़ता है? बेसिकली ये जो है एक IoT बेस्ड जूस मशीन है। ये अभी ब्लूटूथ से, ये एक प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन किया है, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। हमने एप्लीकेशन बनाई है, उसमें हमने 3 जैसे जूसेस अभी रखे हैं, 3 पंप इसमें लगाए रिले से कनेक्टेड है। तो वो जैसे ही आपको जूस चाहिए, जूस वन, जैसे एप्पल जूस चाहिए तो एप्पल जूस देगी, ऑरेंज जूस चाहिए तो ऑरेंज, और पाइनएप्पल चाहिए तो पाइनएप्पल। और इसके अलावा सिर्फ इसमें जूसेस ही हैं या कोई भी चीज़ आप जैसे कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, कोई भी चीज़ में प्रिजर्व कर सकते हैं? मैंने आपको जैसे पहले जिक्र करा, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप इसमें हमारा यही है कि जैसे कंपनीज आपको मॉडिफाइड जो आपकी जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आते हैं वो सब एक फिक्स होते हैं, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो ये मशीन चाहिए इसमें हम मॉडिफिकेशन अपने लिहाज से कर सकते हैं। जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है कि हमें चाय के लिए चाहिए, हम उसको चाय के लिए बना के देंगे। आपने सिर्फ उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाय की पत्ती हो गई, दूध आपने रख लिया और चीनी भी डाल दी, बस आपने सुबह आपने रात में सेट कर देना है, आपके मुताबिक फंक्शन सेटिंग सेट हुई भी होगी, आपने बस जस्ट वन क्लिक करना ही होता है। इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? इस वक्त सोडा आपने मशीन देखे जगह जगह खुल रही हैं, तो हमारा बेसिकली जो पर्पस यही है कि हम इसको कमर्शियली लेके आएंगे मार्केट के अंदर। जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उसमें बच्चे जो होते हैं आगे बटन दबा रहे हैं जूस निकालना है, तो पेरेंट्स के कंट्रोल में होगा मोबाइल, तो उनको जैसे जूस चाहिए होगा वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से अब आप जूस पी सकते हैं, इसके अलावा नहीं पी सकते, ठीक है। तो इसके अलावा बताओ कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मतलब
सर ने हमें बताया कि आपको चीज़ बनानी है। हम लोग ने बैठ गए, हम लोग ने दिमाग लगाया कि किस तरह बनेगी, क्या बनेगा। तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता, फिर सर से बार बार आके गाइड ले रहे थे किस तरह करना है, वर्किंग करनी है। तो मतलब हमें तकरीबन 4 महीने लगे इसको बनाने में। किसका आइडिया था सबसे पहले और किस तरह से इसको लेकर चले और फिर कितनी मुश्किलात आई इसको बनाने में? हम सबका आइडिया था और मिलके हमने रिसर्च की थी, तो इस हिसाब से ये हमें आइडिया आया था। और इन दिनों हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था क्योंकि हमारी अपनी कॉस्ट लग रही थी। हम लोग ने सारी पॉकेट मनी क्या कहते हैं अपनी लगा दी थी, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा मुश्किलात पेश आई। लेकिन जब आगे आगे फॉरवर्डिंग पे जब हम लोग जाते रहे, थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया होता रहा तो बेहतर हो गई चीज़ें। उसके बाद जब बन के तैयार हुई तो फिर तो मज़ा ही आ गया। सिर्फ जूस मशीन ही क्यों, इसके अलावा कोई और आइडिया क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमने सर्वे, जब पहले स्टार्टिंग में हमने सर्वे करा कराची का ना, देखा हमने सोडा मशीन जगह जगह खुल रही हैं, मैनुअली काम हो रहा है, मशीन से बड़ी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका, जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, कि यहाँ जो भी मशीन है वो सब कॉस्टली है। आप कोई कॉफ़ी की मशीन देख लें, उसकी जो मिनिमम कॉस्ट जो होती है 2 लाख 5 लाख रुपये होती है। लेकिन इसी तरह हमने सोचा हम इसको चीप एंड प्राइस में मार्केट में लेके आएंगे ताकि हर कोई इसको बाय कर सके। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ माज अनवर भी मौजूद हैं जो इसी टीम का हिस्सा हैं, तो वो अभी हमें बताएंगे कि मशीन कैसे ऑपरेट की जाती है मोबाइल के ज़रिए। मैंने इसको कनेक्ट कर चुका हूँ इस एप्लीकेशन को। अब मैं आपको इसमें जो जूस हैं वो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट जूस है और ये सेकंड जूस। मज़ीद आगे जाकर कोई और प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ऐसे ही कोई मज़ीद आइडियाज़ हैं जो इन्वेंट करना चाहते हो? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी 3-4 आइडियाज़ हैं, बल्कि 1-2 पे तो हमारी वर्किंग भी चल रही है। एक हमारा एलिगेशन वाला प्रोजेक्ट है, प्लांट्स वाला। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम आपने देखा होगा प्लांट्स तो लगे होते हैं, पानी डालने का मसला होता है, पानी नहीं डाल पा रहे होते, लेकिन वो एग्जैक्टली। तो उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें बॉटल कनेक्टेड होगी, तो वीक यानी वो बता दी कि जैसे पानी ख़त्म हो जाएगा उसको वो इंडिकेटर मिल जाएगा, वो फिर पानी आना शुरू हो जाएगा प्लांट के अंदर ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपने बॉटल इसके अंदर फिक्स करनी है, सिर्फ बॉटल प्लांट के साथ आपको फिक्स करनी होगी और पानी वो खुद ही से जैसे जैसे उसकी नरमी ख़त्म होती जाएगी पौधे के अंदर, तो वो पानी उसको खुद फराहम कर देगी। देखिए हमारा तो ये कि अभी हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। अब हमारी कोशिश ये है कि हमें स्पॉन्सर्स मिले हैं, कंपनीज अप्रोच करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर शेप में और मार्केट में ला सकें। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ रमज़ान अली मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इसकी टेक्निकल चीज़ों के बारे में और कि मज़ीद इसकी मॉडिफिकेशन में और क्या क्या काम करना चाहते हैं। मज़ीद इसको बेहतर बनाने की तरफ हमारी पूरी कोशिश है। जैसे कि अब हम ये चाहते हैं कि ये मल्टीपल कंट्रोल हो इससे, ठीक है। जैसे अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रही है, ऐसे ही ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकती है, ऐसे ही ये मैनुअल भी कनेक्ट हो सकती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, जैसे हमारा ये गिलास है, हम यहाँ रखें, ऑटोमेटिक सेंसर इसको डिटेक्ट करे और जूस पोर होना शुरू हो जाए इसमें से, और एक लेवल तक मशीन रुक जाएगी। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये कि बिजली के साथ भी चल सकती है और बिना बिजली के भी चल सकती है। इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर बैटरी ऐड करने वाले हैं जल्दी, कि मिनिमम 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिले। तो इसके अलावा और मज़ीद किन आइडियाज़ पे आप काम करना चाहते हैं या कोई ऐसी मज़ीद कोई ऐसी इन्वेंशंस? ऑलरेडी 4 आइडियाज़ पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। एक ऑटोमेटिक डस्टबिन है, आप सामने जाते हैं तो लिड ओपन हो जाता है और पीछे हटेंगे क्लोज हो जाएगा। वो मेडिकल पर्पज़ के लिए बना के रखा हुआ है। अक्सर अभी हमारे यहाँ एक डिजीज़ आम हो चुकी है बैक पेन की, तो आप जो नहीं झुक सकते, ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद ब्लाइंड्स के लिए एक शूज़ बनाया है ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए, और उसका भी प्रोटोटाइप रेडी होने वाला है जल्दी। इंशाल्लाह हम लोग उसको लेकर आएंगे, नाज़रीन देखेंगे इसको कि कैसे काम करता है वो। और एक वाटर इरिगेशन सिस्टम, जैसे भी बच्चे ने बताया आपको। इस प्रोजेक्ट के हवाले से या मज़ीद जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से हुकूमती इदारों से, ऐसी कंपनीज से, कि इस प्रोजेक्ट को आपके साथ वो मज़ीद आगे लेकर चलें, कोई ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन फिर आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का टैलेंट यूरोप चला जाता है, बाहर चला जाता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो प्लीज़ इन बच्चों को स्पॉन्सर करें ताकि ये बड़े लेवल के ऊपर ये सारी इन्वेंशंस कर सकें। पैसा कमाने का शौक किसको नहीं होता, लेकिन आजकल सीधे तरीके से पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन एक ऐसे पाकिस्तानी से आप लोग की मुलाकात करवाती हूँ जो लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका सिखा रहे हैं। आइए मिलते हैं रेहान अल्लाहवाला से। पाकिस्तान में ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कई नौजवान ना सिर्फ अपना कीमती पैसा ज़ाय कर जाते हैं बल्कि अपना वक्त भी ज़ाय करते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने का क्या गुर है जो आपने 2022 में अप्लाई करना है। आज मेरे साथ एक ऐसे आईटी गुरु मौजूद हैं जिनके पूरी दुनिया में स्टूडेंट मौजूद हैं। ये उनको बताते हैं कि आपने इंटरनेट से कैसे पैसे कमाने हैं। वो बंदे जो अंडर मैट्रिक हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया है या यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हैं, ये कैसे ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं, बल्कि लाखों डॉलर कमा सकते हैं।
रेहान भाई, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसा एक बंदा जो नहीं जानता आईटी के बारे में, वो कैसे इस फील्ड में आए, इसको समझे और ऑनलाइन काम करे, क्या तरीकाकार है? से ऑनलाइन कमाना कहते किसको है, पहले ये समझना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होती है। किसी भी जगह पर जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल हो जाए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम चला रहा है, टिकटॉक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, वो ई कॉमर्स है। फ़ोन के ऊपर बात करके अगर वो पकौड़ों के ऑर्डर ले रहा है, अमरूद का ऑर्डर ले रहा है, ये ई कॉमर्स है। अब क्या होता है कि इसी को ऑटोमेट करते हैं तो वो दराज पे बेच सकता है, अमेज़ॉन पे बेच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह करे। पहले वो क्या करे, कोई भी इंसान अगर कम पैसे कमाता है, 1 लाख रुपए से कम कमाता है, तो वो ऑफलाइन बिज़नेस अमरूद बेचने को, समोसे बेचने को, चाय बेचने को देखे कि यूट्यूब पे जाके कि मैं इसी चाय के बिज़नेस से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। ये सीखने की पहली किताब का नाम यूट्यूब है। सीखने की आज के ज़माने में यूट्यूब पहली इसलिए किताब है कि यूट्यूब के ऊपर 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो डाली जाती है। मैं रिपीट करूँगा, 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो जब डाली जाती हो तो ये पूरी यूनिवर्सिटी के कोर्स से भी ज़्यादा बनती है 1 मिनट के अंदर डालने वाला कंटेंट। तो जो सीखने वाला है उसको लगे रहना है, परसिस्टेंस रहना है, बार बार जैसे चलना सीखना पड़ता है गिर के, इसी तरह से करना सीखना पड़ता है करके। बगैर करे कोई नहीं सिखा सकता। कौन सी वो टॉप स्किल्स हैं जो जिनको आप रेट करते हैं कि 2022 में कोई मैट्रिक बंदा, कोई वो जो थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना जानता हो, वो ये सीखे और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है? कोई भी टॉप रेटेड चीज़ करने के बजाय दिल में जिस चीज़ का पैशन हो उसको करना चाहिए, क्योंकि जिस महबूबा के ऊपर दिल नहीं आया हो उसके साथ 10 मिनट भी नहीं गुजारे जाते, चाहे वो बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो। ठीक है, मसला क्या है कि हम सारे उस चक्कर में जाते हैं कि पैसे कहाँ बनते हैं। पैसे वहाँ बनते हैं जहाँ इंसान मेहनत और कोशिश ज़्यादा करता है। तो अगर आपको दिल चाहता है कि मैंने चाय के 1000 दुकान बनानी, तो आप चाय वाला बन जाएं। तो आपको किसने कहा है कि आप एक दुकान बनाएं? स्टारबक्स $250 बिलियन की कंपनी है, चाय बेचती है, कॉफ़ी बेचती है, आप भी बना सकते हैं। तो ये ना सोचें कि मैंने दूसरों से नहीं पूछें कि क्या करना है, अपने दिल से पूछें कि किस चीज़ में मज़ा आ रहा है या किस चीज़ से नफ़रत है। नफ़रत किस चीज़ से? मिसाल के तौर पे आपको बहुत कचरे से नफ़रत है, तो आप कचरे को ठीक करने का कारोबार शुरू करें। और कैसे करें? यूट्यूब पे जाके पूछें कि भाई मैं कचरे को ठीक करने का कारोबार कैसे कर सकता हूँ, या कहीं जाएं जो काम कर रहा है उसकी शागिर्दी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये जो दिमाग में किसी ने गुबार डाल दिया है कि 1 सेकंड में पैसे आएंगे, 1 सेकंड में कुछ भी नहीं होता। आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के बाद आप जो भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, म्याना रवि रखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपने दर्जनों किताबें लिखी, आईटी के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी कंपनियां बनाई और बहुत सारे लोगों को आपने बादशाह बनाया, किंग मेकर हैं आप। मैं चाहूँगा कि अभी इस वीडियो के तवस्सुत से आप कोई ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ भी शेयर करें, कोई ऐसा काम भी शेयर करें नाम ले लेके कि जो देख रहे हैं वो आज से इस वीडियो को देख के वो मोटिवेट हों और कल अपना काम शुरू कर दें। मेरे ख्याल में जो हमने पिछली बात की है वो यही है कि कोई भी कारोबार कर लें, क्या आपको इस मुल्क में अच्छा बड़ा ही मिलता है? नहीं मिलता। अच्छे बड़े ही बना दें। इस वक्त जो टाइम है 2022 में हम हैं, इस वक्त जो टाइम है वो सिखाने का टाइम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ पैसे बनाना नहीं सिखा रही, सिर्फ इल्म देती हैं, इल्म को इस्तेमाल करना नहीं बता रही। तो इस वक्त जैसे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये एक इनक्यूबेटर है, ये एक्सट्रीम कॉमर्स का इनक्यूबेटर है जहाँ पर अमेज़ॉन सिखाया जाता है। इसी तरह बिरयानी बनाने का इनक्यूबेटर की ज़रूरत है, निहारी बनाने की इनक्यूबेटर की ज़रूरत है, मीडिया के बच्चे बनाने की इनक्यूबेटर की ज़रूरत है, जो कि हम कराची में बना रहे हैं। और हर शोबे के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, कॉलेज बनाई जाती है, उसी तरह से इनक्यूबेटर की इस वक्त सख्त डिमांड है। उसके अंदर आप घुस जाएँ। अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना आती है और आप ट्यूशन से 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप 1 लाख रुपए कमाना ट्यूशन से 10,000 बच्चों को सिखा दें तो आपके 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब 10 करोड़ काफ़ी पैसे होते हैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना सिखाने के लिए। बोल के पाकिस्तान का सफर अभी जारी है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए बोल का पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड सेगमेंट, अनोखा पाकिस्तान।
पहले मैं आपको मिलवाती हूँ लाहौर के एक ऐसे टैलेंट नाजिम से जिन्होंने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। तो आइए मिलते हैं नाजिम भाई से और जानते हैं उनके शौक के बारे में। सबसे पहले तो नाजिम भाई, मैं आपके शौक की कदर करता हूँ कि आपने जो है माजूरी के बावजूद भी अपने शौक को जारी रखा हुआ है। तो मुझे ये बताएं क्या क्या करते हैं, क्या क्या आप में एबिलिटीज़ है? क्रिकेट मेरा पैशन है और इसके अलावा मैं काम करता हूँ बम्पर पेयरिंग का, और इसके अलावा बाज़ दफ़ा टफ टाइम हो गया था, मुझे फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं काम कर ना सका, फिर बैठे बिठाए मैं फिर मास्क वगैरह बेचने लगा, तो हालात बड़े ख़राब हो गए थे। मेरे वालिद साहब गुर्दों की वजह से वो घर बैठे, उनका सारा बोझ मुझे उठाना पड़ा, जो भी सारा सिलसिला था बड़ा टफ अब जा रहा है, तो आना जाना ये वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं नाजिम भाई कि कब से इस माजूरी में मुब्तला हुए और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? पहले ये पैदाइशी था या बाद में जाके जवानी में या बचपन से ही, कैसे ये आप इस माजूरी में? मैं ना तकरीबन 3-4 साल की उम्र में मुझे ना ये पोलियो का मसला बन गया था, तो मेरा सारा जिस्म टेढ़ा वेढ़ा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर ये दाता दरबार के बैक साइड पे हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। तो अब आपके सामने है, तकरीबन 18-20 साल हो गए इस चीज़ को, जब से ये टाइफाइड मुझे पोलियो। अच्छा, ये जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, जैसा कि आप बम्पर भी गाड़ियों के रिपेयर करते हैं, इसके अलावा और भी गाड़ियों की लाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी आपको महारत है, तो ये कब से सीखा, कितना अर्सा हो गया है और रोज़गार भी बच जाता है इससे? असल में सर ये ऐसे हुई कि मैं ना हर जगह पे जाता था इंटरव्यू देने के लिए, तो स्पेशल पर्सन का 2% कोटा होता है, तो वहाँ पे मैं तकरीबन बाज़ दफ़ा एक दो दफ़ा गया जहाँ पे मैं अकेला था, तो मुझे पूरे चांस थे कि मैं ना अब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन वो क्या हुआ जी, लड़कियों का ये है वो, उन्होंने कोई बहाने बना के मुझे इग्नोर कर दिया। तो फिर मैंने ना ऐसा किया कि मैंने काम सीख लिया, ये बम्पर का। गंगाराम जाता था डेली, बेसिकली मैं कसूर का हूँ, तो कसूर से मैं डेली जाता था गंगाराम से मैं तकरीबन सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 3-4 बजे वहाँ से निकलता था। 6-7 घंटे से सीखने पे लगता था, ताकि मैं स्ट्रगल करूँ, खुद किसी पे बोझ ना बनूँ और कोशिश करूँ मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हूँ। अच्छा, कितने अरसे में ये काम सीखा? तकरीबन सर मुझे 3-4 साल लगे थे, 3-4 साल। हाँ, तो फिर मैंने ज़ाहिर शादी हो गई, तो फिर बड़ा मसला था वाइफ को टाइम देना या उनके लिए अपने अखराजात, अम्मी अबू थे। तो अच्छा, शादीशुदा भी हैं आप? जी, मेरी 2 बेटियाँ, 1 बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? ये जो मेरा बेटा है वो 8 साल का है और बेटी 6 साल की है और छोटी बेटी है 2 साल की। अच्छा, जैसा कि अभी आपने अपने शौक़ को ज़िंदा रखा हुआ है, तो क्या महसूस करते हैं? कमी किस जगह पे, तालीमी तौर पे महसूस करते हैं? कभी कमी महसूस होती होगी, किस चीज़ का, क्या कमी महसूस करते हैं? डेफिनेटली मुझे हर जगह पे ये कमी महसूस होती है, क्योंकि बाज़ लोग हैं वो तकरीबन देखते नहीं अच्छी, इग्नोर कर देते हैं हम जैसे लोगों को। किसी महफिल में चले जाओ या कहीं रास्ते में कोई हेल्प करता ही कोई नहीं, वो जैसे इग्नोर करता है जैसे कोई हम इस एरिया के हैं ही नहीं, जैसे दुनिया के हैं ही नहीं है। सब जो है ना हमें नेगेटिव नज़र से देखते हैं, अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ना हमसे वो जान छुड़वाते हैं, पता नहीं ये हमसे पैसे मांगेगा या कोई ऐसी वैसी फटीक डालेगा जो हम इसकी पूरी नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा ये मॉडल टाउन में अक्सर मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, तो लोग ऐसा गाड़ियों पे आते हैं, अक्सर वो देखते हैं इस पॉइंट ऑफ से देखते हैं कि यार पता नहीं ये मांगने वाला है या क्या है। हाँ जी, तो मुझे बड़ा इस चीज़ से ना एलर्जी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस चीज़ को अपने ये कि ना पॉजिटिव लिया हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपका जो करियर है ये क्रिकेट को लेकर संजीदा हैं, ज़्यादा किस चीज़ को लेकर संजीदा? सर मैं अब तो मेरी उम्र भी थोड़ी सी हो गई है, अब मैं क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ जितना मैं खुद पे ये कर रहा हूँ कि मुझे कोई अल्लाह करे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो अपने बच्चों का रोज़गार जो है वो मैं कर सकूँ। और जो स्पेशल है वो दूसरा कि मुझे काम का ये है कि आने जाने का बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा ना बड़ा मसला है। कई बार मैं सीढ़ियों से गिर भी चुका हूँ और गिरते हुए हॉस्पिटल भी जा चुका हूँ, जिसकी वजह से 1-2 दफ़ा मेरी टांग भी टूट गई है, तो मेरे पास सोर्सेज नहीं, तो किसी ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। आने जाने का क्या मसला है, कितनी मुसाफत करते हैं आपने? क्योंकि जिक्र किया कि आप कसूर से रोज़ आते थे, तो अब यहाँ क्या लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और क्या कहाँ से आना जाना करते हैं, ये ज़रा बताएं। सर मैं इधर से तकरीबन ये जाता हूँ जर्नल हॉस्पिटल बैक साइड से डेली में जाता हूँ और कलमा चौक पे जाके मैं काम करता हूँ, तो डेली का मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। अच्छा। और दो जब जाता हूँ तब भी 2 किलोमीटर करता हूँ, जब आता हूँ तब भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपना किराया अफोर्ड कर सकूँ। हालात ही ऐसे ख़राब हो गए हैं कि रेंट भी देना होता है, ये चीज़ जितने हो सके बच जाएँ, बस ये होता है कि बच्चों पे चलो मैं कर दूँ,
तो ये मसला है मेरा। अच्छा, घर में कमाने वाले अफराद कितने हैं इस हवाले से बताइए। इस हवाले से ये है कि मेरी वालदा हैं, वो भी किसी के यहाँ काम करती हैं, और मेरी वाइफ है वो भी उनके साथ ही जाती हैं, वो भी उनके साथ काम करती हैं, इसलिए वो हमारा जो किराया वगैरह है ऐसे निकल आता है। तो लिहाजा मैं सारी ये करता हूँ कि बम्पर पेयरिंग का कोई काम आ गया तो वो मुझे बुला लेते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं मास्क पे फोकस करता हूँ कि मास्क वगैरह बेच दूँ तो और नहीं बच्चों का ये हो जाए, खर्चा वगैरह निकल आए। हिम्मत बंधाने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका आप महसूस करते हैं? मेरे वालिदैन का है। उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं फोकस कर रहा, इस चीज़ पे कोई नहीं करता है। उनको पता होता है कि हमने ये करना है। असल में मैं उन लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि जो स्पेशल पर्सन को हक़ारत की नज़र देखते हैं, क्योंकि हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। उन लोगों को चाहिए जो इस वक्त सीटों पे बैठे हुए हैं, और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम भी इस मुआशरे का हिस्सा है, हम पे तवज्जो देनी चाहिए। जो भी आया है उन्होंने इग्नोर किया है। बस ये है कि पिछले दिनों तकरीबन 3-4 साल पहले ये हुआ था कि ये स्पेशल पर्सन के लिए ये सफ़र है, ये है, वो है, ये वजीफ़ा लग गया है, ये सब कुछ बकवास है, कुछ भी नहीं होता है, सब ये ड्रामे हैं। पाकिस्तान में 10 मिलियन से भी ज्यादा टिकटॉक यूजर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ टिकटॉकर यूजर्स ऐसे हैं जो अपनी यूनिकनेस की वजह से पहचाने जाते हैं। अब शिजा और फिजा के बाद मिलवाती हूँ मैं आपको टिकटॉक ट्विंस से। आपने बहुत से ट्विंस लोग देखे होंगे, आजकल हम ट्रेंडिंग पे एक वीडियो भी देख रहे हैं फिज़ा और शिजा की, जिनके हस्बैंड एक्सचेंज हो जाते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आज मैं दो ऐसे भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ जिनको देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि इनमें से अली कौन है और इनमें से शान कौन है। ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी वॉचेस पहनते हैं, इनके मोबाइल सेम है, इवन कि इनके मोबाइल अनलॉक भी एक दूसरे के फेस से हो जाते हैं। बहुत फेमस टिकटॉकर हैं, टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाते हैं और ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं और बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं हुई, और अगर अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसा सीन इनके साथ होता है, कैसे कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसको कैसे डील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। आप शान है ना? जी जी, मैं शान हूँ, वो अली है। बिल्कुल ठीक है। शान, मुझे बताएं कि आप लोग दोनों ट्विंस हैं, वैसे होता है ना कोई 2-3 मिनट का तो फ़र्क होता ही है, तो कौन बड़ा? 5 मिनट्स का डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ, दैट्स इट। डॉक्टर क्या कहते हैं कौन बड़ा है? डॉक्टर्स को आज तक कन्फ्यूजन ही है, नहीं याद रहता ना, क्योंकि जब पैदा हुए थे तब हाथ के ऊपर एक धागा बांधा था, रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप बड़े हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है? आप ज़रा ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं। बेसिकली ये है कि कुछ समझदारों वाली बात इससे कम ही होती है। तो मामा हमेशा कहती हैं कि तू ज़्यादा समझदार है, तो इस वजह से उसी बच्चे को कहती हैं जो बेवकूफ़ होता है कि उसका दिल रखने के लिए कि ये समझदार है। आपको लगता है आप समझदार? मुझे लगता नहीं है, मुझे 100% श्योर हूँ, इससे तो कम से कम ज़्यादा ही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, टिकटॉक पे आए हुए आपको कितना अर्सा हुआ है? हम लास्ट लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए थे। ये स्टोरी ना आप कही जाए, 1 साल हो गया। 1 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं, लास्ट लॉकडाउन से हमने हर इंटरव्यू में 1 साल हो गया हमें टिकटॉक पे आए हुए। 1 साल में हमने मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा, हाँ। किसकी वजह से वायरल है? मेरी वजह से। आपकी वजह से वायरल क्यों नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि मेरी वजह से इसलिए नहीं है, मैं वीडियोस में इतना इंटरेस्ट नहीं देता। शान कंटेंट सोचता और फिर उस पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आपने इनको आज ये इस मकाम पे आप इंटरव्यू लेने आई हैं तो मेरी वजह से। लेकिन आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, दोनों की शक्लें तो बिल्कुल सेम है। आप वायरल हो, ये वायरल हो, एक ही बात है ना। आप यकीन करेंगे आप लोग कि हम जब भी किसी इवेंट पे जाते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं और इसे कह भी देते हैं शान भाई, तो ये मुतमईन होकर उनके साथ पिक्चर लेने के बाद बताता है कि मैं अली हूँ। तो इससे क्या है, फेमस तो दोनों ही हैं, शान हो या अली हो। अब आप लोगों को कोई डिफरेंस लग रहा है? शान के क्या मतलब 3 कान हैं और अली के 2 हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हेयर स्टाइल वो पहले थे हमारे स्ट्रेट हेयर्स, वो अब हमने प्लान किया, मैंने कर्ल किए, उसने भी कर्ल कर लिए। मैंने नहीं किए, मैंने किए। अच्छा, आप लोग सेम कपड़े क्यों पहनते हैं? मतलब देखें, आप लोग तो एक दूसरे के कपड़े भी पहन सकते हैं, तो डिफरेंट कपड़े लिया करें ना, ताकि आप उनकी शर्ट्स पहन सकें या आप की शर्ट्स पहन सकें। सेम कपड़े सिर्फ टिकटॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहन लेते हैं क्योंकि वीडियोस में अच्छी आती है लुक, दोनों बिल्कुल 100% सेम लग रहे होते हैं, अदरवाइज लोग आइडिया लगाते हैं। तो लड़कियों ने लड़कों ने जिन्होंने अपना कम्बिनेशन या मैच बनाया हुआ वो सेम कर रहे होते हैं, तो हम तो अल्लाह की तरफ से ट्विंस हैं, तो हम इस वजह से भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि सेम साइज़ है, सेम फिज़ीक है, सेम लुक है, सेम हेयर स्टाइल है,
और सेम ही ईगो और एटीट्यूड है। अच्छा, फ़ज़ा और शिज़ा वाला एक सीन बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है आजकल के, वो रुखसती हो जाती है, उनकी शादी होती है, 2 ट्विंस बहनें होती हैं, 2 ट्विंस भाइयों से शादी होती है, तो रुखसती के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसका शौहर उसके कमरे में, उसका शौहर उसके कमरे में। तो अल्लाह ना करे कल को आप लोगों की भी शादी होनी है, कभी आपको इस नहीं ऐसे डर लगा यार हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम ट्विंस बहनों से शादी नहीं करेंगे ना, वो ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, उन्हें कन्फ्यूजन भी होगी तो वो एटलीस्ट एक टाइम के बाद बंदे को क्लियर हो जाता। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ हो कि आपकी कोई फ्रेंड हो, आपने उनसे मिलना हो और ये आपकी जगह मिलना हो, आप किसी से ना जा सके? ऐसा हुआ था जब यूनिवर्सिटी में अली एक सेमेस्टर लेट आया था, ये बाहर गया हुआ था, तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे में ही आया, मेरी क्लास फेलो के साथ 1 घंटा बैठे रहे खुश। उसका मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार तू तो मैं नहीं बैठा था, वो तेरी क्लास फेलो बेवकूफ़ थी, वो खुद ही बेवकूफ़ थी, आज भी अगर वो देख रही होगी तो उससे पता चल जाएगा। मैं तो यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम वॉक इन किया था, उसने मुझे देख के कहा शान शान, कोई भी कहेगा शान शान, आप भाईजान उसके साथ बैठ जाते हो। आपने कहा मौका मिल गया, इतनी लड़की नज़र आ गई, चल बैठ जाओ। पहले दिन जब बंदा पंजाब कॉलेज से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है ना, तो वो ये चीज़ बाहर आ रहा होता है, तो आपकी दोस्त को इन्होंने लेके बैठ गए भाई, उसके साथ बैठे रहे, मेरा ख्याल है उसके पैसों की बिरयानी भी खा ली होगी। और बाद में बताया आपने इनको कि आप शानी अली हैं? मैंने नहीं बताया, ये रैंडमली सामने से आया, इसने मुझे कहा तू आ गया वह, तो उसने कहा ये कौन है, मैंने कहा ये शान है। तो फिर वो बेचारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शर्मिंदा हुई, लेकिन मैं क्या कर, लड़की ने मारा नहीं आपको? नहीं, मुझे आपको लगता है मेरी सेहत देख के कोई यूँ सीधा मारेगा? वो तो उस टाइम शौक में थी ना कि ये हुआ क्या है, क्योंकि बड़ी देर ये होता रहा कि दोस्त वगैरह पूछ लेते थे कि तुम शान हो कि अली हो, यार बता दो, पहले ही बता दो, ये कन्फ्यूजन रहती थी। अच्छा, टिकटॉक का कंटेंट आप लोगों का किस तरह का होता है और टिकटॉक का आइडिया कहाँ से आया था? फ्री थे, खुद ही सोचा था या लोगों ने कहा कि तुम लोग भी वायरल हो सकते हो, इतने मिलते हो तो बनाना शुरू कर दो? नहीं, लोगों वाला सीन नहीं हुआ था, लॉकडाउन की वजह से हमने वैसे ही रैंडमली 1-2 वीडियोस डाली थी, सारों की वीडियोस चल रही थी, तो हमारी पहली 2-3 वीडियोस ही मिलियंस में व्यूज़ गए। उसके बाद शान ने कहा कि अब वीडियोस बनाएंगे लेकिन पॉजिटिव वे में, जो एक अच्छी भाइयों के साथ वीडियोस हो। बच्चों की तरह रखा हुआ है बच्चा अपना, मैं चाहता हूँ कि इसको प्रमोशन कराऊँ, बच्चा खुश हो। नाम आपने अकाउंट पे अपना रखा हुआ है, प्रमोशन आप बच्चे की करवाना चाहते हैं? यही तरीका ना, खुश भी तो रखना होता है। अनोखा पाकिस्तान का सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन यहाँ लेनी होगी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक टू पोलका पाकिस्तान। अब हम शामिल करते हैं कुछ फूड अपडेट्स अपने सेगमेंट जायका पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ गुजरावाला की मशहूर मंदी, जिसको खाने लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए हम भी जाके टेस्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनकी मंदी में ऐसी क्या खास बात है कि दूर दराज के इलाकों से लोग इनकी मंदी को खाने आते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस मंदी को तैयार करने वाले शेफ मौजूद हैं। पाकिस्तान के एक गुंजानाबाद गांव में इन्होंने होटल का जो है चुनाव किया है। ये कैसे मंदी तैयार करते हैं, कब से कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपका नाम? नवीद अली। अच्छा नवीद साहब, हमें बताएं कि ये मंदी कब से तैयार कर रहे हैं और आइडिया कैसे आया, कहाँ कहाँ आपने विजिट किया हुआ है? ये तो मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए मेरे को इस फील्ड के अंदर। बहुत छोटा सा था जब इस फील्ड में आया था। उसके अलावा दुबई, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर रह के आ चुका हूँ। यहाँ आए हुए मुझे तकरीबन चंद महीने ही हुए हैं। ये भाई हमारे दोस्त हैं, यहाँ के मालिक जो हैं, तो इन्होंने बोला कोई नई वैरायटी स्टार्ट करनी, तो हमने सोचा चले स्टार्ट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आपके हाथ की मंदी खाने आते हैं, तो क्या वजह है उसकी? मंदी मेरे हाथ की नहीं खाने आते, बेसिकली वो मंदी खाने आते बिग बैड रेस्टोरेंट के नाम से। ये मेरी तो रेसिपी कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, हर चीज़ करी हुई है बेहतर तरीके से। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अब हम इनके ओनर से बात करते हैं कि उनको आइडिया कैसे आया ये सारी चीज़ को लॉन्च करने का। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। ये मियाँ उमर सलीम साहब हैं, इस कैफ़े के ओनर हैं। इनकी जो मंदी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है।
तो इनकी मंदी का क्या राज है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इनकी मंदी खाने, और इस छोटे से गांव के अंदर ही इन्होंने ये होटल क्यों बनाया, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमर साहब, छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, इतनी मज़ेदार चीज़ आपने इस कस्बे के अंदर मुतारफ़ करवाई, आइडिया कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये मेरा होम टाउन है, क्लास की मेरी जाए पैदाइश है और मैंने इनिशिएटिव अपने घर से लिया है, अपने गांव से लिया है, और इसकी मेन वजह ही ये थी कि मैं अपने इलाके को प्रमोट करना चाहता हूँ। ये काम करने को मैं किसी भी बड़ी सिटी में जाके बैठ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरे इलाके के लोग जो हैं वो इस चीज़ से मरहूम थे और मैं उनको ये चीज़ देना चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गुजरांवाला से, लाहौर से, वज़ीराबाद से, खारियाँ से। उमर साहब हमें ये बताएं कि कितने किस्म की मंदी आपके पास मौजूद है? जी मेरे पास 2 किस्म की मंदी मौजूद है, लाहम और दजाज। लाहम बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लाहम मटन को बोलते हैं। जो मेरे भाई बाहर रह चुके हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में उनको इस चीज़ का पता होगा। और दजाज जो है वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और दजाज चिकन को बोलते हैं। और ये 2 किस्म की मेरे पास मंदी है। जो चिकन मंदी की क्या प्राइस है और लाहम मंदी की क्या प्राइस है? एक्चुअली इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो 1200 रुपये है चिकन मंदी की, दजाज मंदी की, और लाहम मंदी की प्राइस जो है 2400। इसलिए ये अभी प्राइस मकूल भी है, रीज़नेबल भी है, लेकिन जैसे ये महंगाई बढ़ती जा रही है और चीज़ों के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, मैनेज करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं अभी अपने रेट नहीं बढ़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं रेट्स पे सर्वाइव कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी बड़े शहर से मंदी खाती हैं तो वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर बंदा इनकी मंदी को खा सकता है और रज भी सकता है। अच्छा उमर साहब मुझे बताएं कि एक आपकी जो मंदी है फुल प्लेट कितने बंदे खा लेते हैं? इसमें फुल प्लेट जो लाहम है वो तकरीबन 900 से 1000 ग्राम मटन होता है साफ़ी गोश्त, और जो चिकन होता है चिकन भी 1000 ग्राम पूरा होता है, 1000 से 1100 ग्राम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। और वो चिकन जो है वो 3 बंदे फुल रज के खा जाते हैं, क्योंकि चिकन थोड़ा कम खाया जाता है। ज़्यादा लोग मटन खाते हैं, गाँव है, कस्बा है, और गाँव के लोग मटन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मटन की जो है वो अगर ज़्यादा खाने वाले हैं तो 2 नहीं तो 3% मटन भी खा लेते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी जो मंदी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, हमने भी खाई, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी यहाँ पर आएँ, गुजरांवाला से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, और आप आएँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, इनकी मंदी से लुत्फ़अंदोज़ हों। मेरे सामने मंदी पड़ी है और मेरे से रहा भी नहीं जा रहा, मैं खा भी नहीं सकता, ये मेरे साथ दोस्त खा रहे हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि इनको ये टेस्ट कैसा लगा। सर कहाँ से आए हैं? जी हम गुजरांवाला से आए हैं, तो हमने बहुत सुना था सोशल मीडिया पे भी, तो उसको देखते हुए हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं। तो इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है, तो हमने गुजरांवाला में ट्राई किया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। हमने उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे कस्बे में इतना शानदार टेस्ट मिल सकता है। हम स्पेशल गुजरांवाला से टेस्ट करने के लिए आ जाए हैं। तो नाज़रीन, मंदी के बाद मेरा पेट तो फुल हो चुका है। यहाँ पे मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहते हैं हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ कराची के उस पहले और अनोखे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कॉफी और मिल्क शेक पे आपकी तस्वीर बनी हुई मिल सकती है। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोलबस की एक नई वीडियो के साथ मैं रबीउद्दीन मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आली आज हम मौजूद हैं पीकाकॉफ में। अच्छा, पीकाकॉफ इज़ अ नाइस नेम, मतलब मुझे लगा वैलेंटाइन पे आप बंदा जाता है पीका गर्ल या पीका गिफ्ट्स, ये पीकाकॉफ है। अच्छा, इनकी द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस शॉप इज़ के अभी मुझे पता लगा रिसेंटली कि ये लोग कॉफ़ी के कप पे आपकी पिक्चर प्रिंट करके देते हैं। टेक्निकली मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझसे तो कॉफ़ी पे आज तक एक फूल नहीं बना, एक दिल नहीं बना। ये कैसे तस्वीर बना के दे रहे हैं और डिटो एग्जैक्ट जो आप बोलो वो तस्वीर प्रिंट होगी, दैट्स इज सरप्राइजिंग फैक्ट। और मुझे इसका कोई कॉल भी कर रहा है। खैर, हम उसकी कॉल को इग्नोर करते हुए जाएंगे बिलाल भाई की तरफ और उनसे आके बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ वो लाए कैसे, कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हाउ इज़ दिस टेक्निकली पॉसिबल कि आप एक चाय, मतलब काइंड ऑफ चाय ना, कॉफ़ी एक चाय की टाइप ही है,
तो आप एक ऐसी चीज़ पे लिक्विड पे आपकी पिक्चर कैसे प्रिंट हो सकती है विद ऑल कलर्स, जो मतलब पिक्चर के एक्चुअल कलर्स हैं उसके साथ पिक्चर प्रिंट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल भाई? तबीयत ठीक है? सब खैर खैरियत है? थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा कैफ़े बनाया आपने। कितना टाइम हो गया बिलाल भाई इस कैफ़े को? 1 महीना हुआ है अभी, और 1 महीने में आपने धूम मचा दिया, आपको पता है? अच्छा। क्योंकि मतलब मैं देख के आया हूँ, मैं बड़े लोगों से सुन के आया हूँ कि भाई ऐसी कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे आपकी कॉफ़ी पे पिक्चर प्रिंट हो रही है। इस पर हकीकत कितनी है? पूरी 100%। मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं, इसलिए मैं तो पहले ये पूछूंगा ना भाई इसमें हकीकत है भी या महज बातें हैं, क्योंकि बातें यहाँ पे पाकिस्तान में बातें बहुत फैल जाती हैं, हकीकत शायद नहीं होती। खैर, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी कॉफ़ीज़ हैं? अच्छा, ये इनका पूरा बेवरेजेस का मेन्यू है, माशाल्लाह बाज़ाहिर बहुत बड़ा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं सब एक एक मंगा लूँगा। बिल्कुल मंगवाएं, ज़्यादा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 के करीब आइटम्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें आपके पास आइसक्रीम भी है, टी भी है, मॉकटेल्स भी हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ भी हैं। अच्छा, हॉट कॉफ़ीज़ भी हैं। हमारे पास सिंपल टी नहीं है, ये भी फ्लेवर टी है जो कि आसानी से सब जगह नहीं अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये पिक्चर वाली क्या चीज़ है? ये पिक्चर प्रिंट है बेसिकली, जो एडिबल इंक से होता है। अच्छा, ये सेहत के लिए भी कोई ऐसी नुकसानदेह नहीं है। सही है, एडिबल इंक है, तो ये पिक्चर जो है कॉफ़ीज़ पर, शेक्स पर, मुख्तलिफ ड्रिंक्स पे आप अपनी प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी प्रिंट आपके पास। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने बोला ये ड्रिंकेबल है, तो क्या इसमें वो मतलब इसका कोई अपना टेस्ट नहीं है? नहीं, ये टेस्टलेस है। अच्छा, और यहाँ से नहीं मिलती, इंक भी इसकी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। ओके 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 ओके। और ये कितना टाइम लगता है पिक्चर बनने में? कोई 2-3 घंटे लगते होंगे? हैं? 3 से 4 सेकंड। 3 से 4 सेकंड में तस्वीर आपकी बन गई। आपका बस जो भी ड्रिंक आपने ऑर्डर किया, हाँ, जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है, सही है, 3 से 4 सेकंड में उस पर ही प्रिंट हो जाएगी जो भी पिक्चर आप देंगे। अच्छा, इसमें क्या ऐसा कुछ है कि भाई मुझे ये साइज़ दोगे तो पिक्चर बनेगी, या किसी भी साइज़ की पिक्चर? किसी भी साइज़ का पिक्चर आप ले आए, आपको प्रिंट करिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जैसे लाटे पे तो नहीं बन सकती? लाटे पे बन सकती है बिल्कुल। लाटे का तो एक ऑलरेडी एक ऊपर वो, अच्छा लाटे का वो जो उसका फ्रॉथ होता है, हाँ, अगर लाटे को हम फिर अपना लाटे आर्ट उस पर नहीं करते। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर पिक्चर प्रिंट हो जाती है, मतलब हर चीज़ पे हो सकती है। तो अभी आप मुझे किस पे प्रिंट करके दिखा रहे हैं? तो कॉफ़ी पे भी करके देंगे, शेक पर भी करके देंगे। क्या बात है। तो पहले तो मेरा शायद शेक मुझे पहले तो हम शेक पे देखते हैं, फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी कॉफ़ी बनती कैसे है। पहले कोई कॉफ़ी में तो कोई ये होशियारी नहीं मार रहे, पहले हम चल के देखते हैं कॉफ़ी कैसे बनती है। पहले हम बोलेंगे बिल्कुल सीधी नॉर्मल कॉफ़ी बना दो हमें, फिर उस पर अलग से पिक्चर आके प्रिंट करवाएंगे। तो पहले चल के देखते हैं कॉफ़ी कैसे बनती है। ओके जी, तो हमारी ये सिंगल शॉट है, डबल शॉट है? सिंगल शॉट कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं जैसे शाइन आ गई इसमें, मिल्क में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्रीमी कॉफ़ी कहा जाता है सर इसको। ओके जी, वाह, अब मुझे क्या ज़रूरत है इससे पिक्चर प्रिंट करवाने की यार, ये बन चुकी है ऑलरेडी इतनी माशाल्लाह खूबसूरत पिक्चर आपकी आ जाएगी और खूबसूरत। अच्छा, और ये छुप जाएगा इस पर से? भाई अभी तक कोई पिक्चर नहीं है, अब हम बाहर चलते हैं और जाके बिलाल भाई से बोलते हैं, हाँ भाई अब इस पर पिक्चर बना के दिखाओ मुझे, आ जाओ। ओके, तो भाई मेरी लाटे यहाँ पे आ चुकी है सिंगल शॉट। भाईजान इस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे इस पर पिक्चर प्रिंट करके दिखाएं जो मैंने आपको भेजी थी। हाँ, पिक्चर मैंने खुद व्हाट्सएप की थी, इन्होंने कहा था पिक्चर आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो आप देखते हैं वो बनती कैसे। इधर आए ज़रा, ये भाई मशीन में इन्होंने रख दी कॉफ़ी। बिलाल भाई साथ साथ बताते भी नहीं क्या हो रहा है अब? बस अभी ये प्रिंटिंग का प्रोसेस है जो कि 3 से 4 सेकंड लगेगा टोटल, और इंशाल्लाह आपका प्रिंट होके कॉफ़ी आपकी बाहर आ जाएगी आपके पास। ठीक है भाईजान, अभी देख लेते हैं। ये बड़ा मैं अपनी स्टोरीज अलग बना रहा हूँ, और मतलब स्टोरी भी तो बनानी है ना यार। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। सर आ गई आपकी कॉफ़ी। भाईजान बोल बस पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल VIP हो गया यार माशाल्लाह। इट्स लुक सो ऑसम माशाल्लाह। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है इसको पीने का, अगर उसको देखता रहूँ बस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ये बोल बस। तो मुझे ये देख के इतना प्यारा लग रहा है, तो मेरी खुद की तस्वीर होगी, मैं तो ज़िंदगी भर नहीं तोड़ूंगा, वो ऐसी पड़ी रहेगी, मैं ऐसे ही देखता रहूँगा उसे। खैर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा।
ये सुपर डिलीशियस है माशाल्लाह, कॉफ़ी बहुत मज़े की है और उम्मीद भी है मुझे इंशाल्लाह कि इसका कोई हार्म भी नहीं है, 100% श्योर इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल मुझे बताइएगा कि इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी है? प्रिंटिंग की कॉस्ट है, सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट है। और आपकी लाटे कितने की है? तो सिंगल शॉट है 350 की। बाकी जो है हमारे पास मेन्यू में तो अलग अलग प्राइसेस के अलग अलग ड्रिंक्स हैं, तो जिस पे भी आप आके करवाना चाहें प्रिंट उस पर, सिवाय फ्रेश जूसेस के सही है, बाकी सब पर प्रिंट होगा। फ्रेश जूसेस बनी होगा, अच्छा वो लिक्विड फॉर्म होती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप बोल बस के व्यूवर्स को या हमारे रेफरेंस से जो आ रहा है उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे प्रिंटिंग पे? प्रिंटिंग पे हम उसको देंगे 30% ऑफ। 250 में से भी 30% आपके लिए कटवा दिए। अब नहीं बोलना, कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, काम ही आप लोग के लिए कर रहे हैं भाईजान। अच्छा मुझे ये बताइएगा बिलाल भाई कि यहाँ पे फैमिली सिटिंग आपने कोई बनाई हुई एरिया? बेसमेंट भी है, आउटडोर सिटिंग भी है। आउटडोर तो माशाल्लाह रश लगा हुआ है, मैं अभी देख के आया हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे बेसमेंट भी है। अच्छा बेसमेंट में प्रॉपर फैमिली बैठ सकती है। उम्मीद है कि हमारे बोल के पाकिस्तान की आज की एपिसोड आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। मिलने आऊँगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।